मैं आभारी हूँ भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का, हमारे अग्रज विजेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे आपके समक्ष अपनी कुछ बात कहने का अवसर दिया है। इस पैनल में जो दो वक्ता बोल रहे थे, मैं एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी अपनी ओर से करूंगा और बाकी जब ये हाउस ओपन होगा क्वेश्चन आंसर के लिए तो आप उनसे प्रश्न कीजिएगा। ये दोनों पेपर रिविजनिस्ट और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से लिखे हुए थे। मेरी टिप्पणी इतनी ही है। और बाकी हाउस, समय साधने के लिए जब आपको लगे कि मुझे नहीं सुनना चाहिए तो आप मुझे मना कर दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा अपनी बात। उसके पहले नहीं। भारत बोध को मैं पहले बहुत कम शब्दों में कह दूं, बहुत स्पष्ट, कि मैं क्या समझ लिया, उसके बाद अपने पेपर पर आऊंगा। और जो भी कह रहा हूं वो हजारों वर्षों की परंपरा में जो विकसित हुई बात है वही कह रहा हूं। निर्लिप्त रहकर जीना और उऋण होकर के चले जाना, इसका जो एक मैकेनिज्म है वही भारत बोध है। ये मैं ऐसा समझ पाता हूं। लेकिन यह जो भारत बोध है वह किसी एक निश्चित कालखंड में, किसी एक ही दिन, एक ही वर्ष में नहीं बन गया। उदाहरण के लिए पाणिनि का अष्टाध्यायी जब देखिए तो उसमें एक प्राच्य भरतेषु शब्द आता है। और रमा भाई, आप तो बहुत पढ़ते रहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल को, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। और जिस टिप्पणी में उन्होंने कहा कि शरावती नदी के जो उत्तर में है वो भरतेषु को लिखते हैं दंत स से, और जो नीचे हैं वो लिखते हैं मूर्धन्य स से। और उसके बाद एक भरत जन की चर्चा करते हैं, और भारत बोध जो उस वक्त का बनता है वो लगभग वैसा है उस सूत्र के आधार पर। ऐसा नहीं है कि वो सूत्र ही सब कुछ है, लेकिन एक सूत्र को हम एक प्रस्थान बिंदु माने तो ये बात कह सकते हैं। उसके बाद जब आइए आप कालिदास में, अत्युत्तरस्याम निशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, ये एक बहुत विराट भारत बोध यहां आ जाता है। उधर हिमालय से लेकर के इधर हिंद महासागर तक का। पर ये एक दिन में नहीं बन गया है, और ना ही हम यह कह सकते हैं कि जो भारत बोध है वो बन चुका, अब आगे ये नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, आज भी बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि सभ्यता आखिर बनती कैसे। मानव जाति में जहां जहां भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मैं 5 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। प्रत्येक सभ्यता उन 5 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जैसा करती है वैसा ही उसका बोध बनता है। पहला प्रश्न है उचित बल और अनुचित हिंसा, इन दोनों की क्या उपादेयता है, इन दोनों के बीच का क्या समन्वय है। पहला सूत्र। दूसरा, सामाजिक विकास की कुंजी किस चीज को बनाया जाए, भौतिकता को बनाया जाए या आध्यात्मिकता को बनाया जाए। ये बड़े सरलीकृत तरीके से हम लोग कह दिया करते हैं कि जो पश्चिम है वो मेटेरियलिस्ट है और हम जो इंडियन है वो बहुत स्पिरिचुअलिस्ट है। बहुत सचेत रूप से मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि वेस्ट में भी आपको बहुत सारे ऐसे स्कॉलर मिलेंगे जिन्होंने बहुत स्पिरिचुअलिज्म पर बातचीत किया है। और हम वर्तमान भारत में जैसे होते जा रहे हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी कैसी है, मैं उसको भी एक उदाहरण से बताता हूं। ऐसा हो रहा है कि हम बहुत सारी भौतिक चीजों को, लौकिक चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं
और उसके बारे में कहते हैं कि अलौकिक है। ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा, भारत में घूम घूम के देखिएगा। खैर, मूल बात पे आए। तीसरा, समन्वय और परिवर्तन के बीच संगति बैठाना। कैसे संगति बैठाई जाए, हर सभ्यता में एक क्वेश्चन होता है। चौथा, कोई भी जो सभ्यता होती है ना, ऐसा नहीं होती है कि अचानक से यूनिफॉर्म हो गई है। सभी प्लूरल होती है अपने नेचर में। तो क्या तकाजा होता है वहां की बहुलता की मांग और स्थायित्व के तकाजे, इसका भी उत्तर देती है। और पांचवा प्रश्न मैं लेता हूं, भौतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक अमरता के बीच में संबंध। भौतिक स्वतंत्रता पे आप ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो आध्यात्मिक अमरता नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक अमरता को यदि आप इंडियन सेंस से थोड़ा बाहर निकाल के सार्वजनीन करना चाहें, तो वो उसको कह सकते हैं मनुष्य में जो यश प्राप्ति कामना की भावना है, उस सेंस में देखिए। ये 5 प्रश्न हैं, सभी सभ्यताएं इसका उत्तर देती हैं। और इसके उत्तर देने के क्रम में सभ्यताएं बनती कैसे हैं, उसको देखिए। हर सभ्यता में आप पाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस के हमारे सर हैं, और भी कई बच्चे यहाँ पॉलिटिकल साइंस के हैं। मेरे बच्चे कहने से यदि बुरा लगा हो तो माफ कर सकते। ये है कि जिस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत छोटा है, उसी को बहुत बड़ा कर दीजिए। तो होता क्या है, आइडिया, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद वो सस्टेनेबल कैसे रहेगा, इस पर फिर से विचार करना। इसी क्रम में सभ्यताएं बनती हैं। जब भी हम किसी सभ्यता बोध की या भारत बोध की बात कर रहे हैं और सिर्फ आइडिया की बात करें, तो वो नहीं, बहुत कम है, बहुत छोटा है। इंस्टीट्यूशंस की बात करनी पड़ेगी, प्रोसेस का भी बात करना पड़ेगा, उससे रिजल्ट क्या आया इसकी भी बात करनी पड़ेगी, और फिर रिजल्ट की समीक्षा करके हम अपने को सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे, इसका क्या मैकेनिज्म डेवलप हुआ। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो सभ्यता बनता है। मैं बहुत ही रिफ्लेक्टिव तरीके से बोल रहा हूं, और मैं इसके लिए बहुत सचेत हूं। हमारे स्पीच के बाद आप बहुत तरह के सवाल करिएगा, बहुत कटु सवाल करिएगा, ये मैं अभी कह दे रहा हूं। पर ये सारा जो उपक्रम है वो 2 तरीके से होता है पूरी दुनिया की सभ्यता में। अब बड़े बड़े सभ्यता समीक्षकों को पढ़ते हुए इस चीज का आकलन कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग टाइम के ट्रांसेंडेंटल फ्रेमवर्क में भी देखते हैं। जैसे कांट देख रहा है वेस्ट में भी, वो भी देख रहा है, हिगल देख रहा है। और दूसरा होता है कि हम टाइम के टेम्पोरल फ्रेमवर्क में भी देखते हैं। हर सभ्यता में होता है, भारत में भी होता है। और वास्तव में इसी से भारत की विशिष्टता निकलती है। उस मुद्दे पर मैं आऊंगा। पर होता क्या है कि जैसे जैसे हम, उदाहरण से इसको लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकीतिषु प्रथमा यज्ञया नाम, ये टाइम का ट्रांसेंडेंटल फ्रेमवर्क है। यदि नेशनलिज्म का सूत्र यहां से इवॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर बाउंड्री परसेप्शन नहीं है। 11 मंत्र है वहां, और किसी 11 मंत्र में कहीं भी बाउंड्री परसेप्शन नहीं है। तो वो तो ट्रांसेंडेंटल फ्रेमवर्क में है। पर विचार करिए कि क्या वही अवधारणा मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आते आते रही। ब्रजेंद्र सर, सप्तांग राज्य का जब सिद्धांत आया तो राष्ट्र वहां जनपद के अर्थ में आ गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि ये जो टेम्पोरल फ्रेमवर्क में टाइम का जो प्रेशर था, उसने ये व्यवस्था क्रिएट किया कि वाग्देवी सूक्त का जो मंत्र है, जो एक महाबोध है, मतलब मानवतावाद का एक राष्ट्रवाद देखना, ऐसा कह सकते हैं, वो हमारे व्यवहार के मैकेनिज्म में नहीं आया। जबकि उस वक्त
उस वक्त तक का जो भारत है, कम से कम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत आक्रांत है मुगलों से या अंग्रेजों से। और ये सारी सभ्यताओं का इस तरह का मैकेनिज्म हुआ करता है। इतनी बात कहने के बाद यहां से एक ना हम जंप जैसा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ मेरे पास कहने के लिए, इसलिए उसको छोड़ के एक जंप है, लेकिन कंटिन्यूटी आपको लगेगी कि है उसमें। अब सवाल ये आता है कि ये राष्ट्रवाद पर, मिथक पर जो हमको जो बोलना है, तो ये हम अपने को जब ट्रांसेंडेंटल टाइम के फ्रेमवर्क में देखते हैं और हमारा जो व्यावहारिकता होती है, तात्कालिकता होती है, जो यथार्थ होता है, वो हमको प्रेशराइज करती है कि हम सारी चीजों को टेम्पोरल फ्रेमवर्क में देखें। यही हम लोग मिथकों का निर्माण करना शुरू करते हैं। हम भारतवासी ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। मिथकों के निर्माण के क्रम में देखिए कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ दृष्ट है, बहुत कुछ अदृष्ट है। और ये सारी मैं 5 क्वेश्चन लिया हूं, कुछ 5 क्वेश्चन का जवाब देने के क्रम में फिर इसलिए कई बार होता है कि हम अपने लिए मिथक बनाने लगते हैं। मतलब कम से कम जो व्यवहार में नहीं कर पाए, कम से कम वो आदर्श में हमारे दृष्टि से ओझल ना होने पाए। इस तरह का एक मैकेनिज्म हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जब बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन्ड कम्युनिटी की बात कही थी, भारत बोध को समझने के लिए आज इस चीज को मैं पहली बार कर रहा हूं, जबकि मैं नेशनलिज्म पे जो किताब लिखा हूं उसमें भी ये बात नहीं आई है। हमारी इमेजिन्ड कम्युनिटी में क्या है? हमारी इमेजिन्ड कम्युनिटी में दैत्य, दानव, सूर, असुर एक साथ है। और आप ये भी देखिए कि असुरों की इमेजिन्ड कम्युनिटी और ईश्वर की, सुरों की जो कहेंगे इमेजिन्ड कम्युनिटी, लगभग बहुत कुछ कॉमन है। सभी शिव को मानते हैं, बहुत लोग विष्णु को मानते हैं, तो ये सब उनके इमेजिन्ड कम्युनिटी में है। भारत बोध की ये विशिष्टता है कि हमने जिनको असुर भी कहा, उनके साथ वो लेविनास वाला जो अदरनेस वाला है, वैसा भाव नहीं रखे हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी परिमार्जन हो, और कभी कभी वो भी प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हारा जो परिमार्जन का प्रोसेस है वो कम से कम कुछ मेरे जैसा कर लो। शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, तमाम जगह बहुत सारे कथानकों में ये बात आई है, जहां आप देखेंगे कि दैत्यों का कई, मतलब हमारे जो ईश्वर के प्रतीक हैं उनके साथ वार्तालाप है, उनमें सब चीजें आई हैं। ये सब धीरे धीरे मिल करके भारत बोध बना रहे होते हैं। अब जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है उसको आप देखिए कि हम देख रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि जिसको हमने गीता में दैवी संपदा कहा, आसुरी संपदा कहा, इन दोनों से यदि हम लोग जातियां बना लिए, तो इन सबों की भी कॉमन इमेजिन्ड कम्युनिटी है। और उस कॉमन इमेजिन्ड कम्युनिटी के होने की वजह से जो चीज आती है, वो हम थ्योराइज करने की कोशिश करें तो सिसरो और बेनेडिक्ट एंडरसन को मिलाते हैं, तब वो थ्योराइज होता है। कैसे, थोड़ा सा पहले उसको बोल लें। सिसरो जब नेचुरल लॉ की बात कर रहे थे, वो भी डायलॉग शैली में लिखी लिखी गई किताब डी रिपब्लिक है, तो उसमें जो एक एफ मार्क्स है, एक उसका पात्र है, वो कहता है कि ईश्वर और मनुष्य दोनों एक ही समाज के अंग है। क्यों है? इसका वो उत्तर देता है कि जिसके विधि की अवधारणा और जिसके न्याय और अन्याय की अवधारणा एक ही होती है, वो एक ही समाज के सदस्य होते हैं। तो यदि हम सिसरो का जो एंगल है, बेनेडिक्ट एंडरसन का जो एंगल है, उसी एंगल से जब हम देखते हैं, और तब हम ये कहते हैं कि हमारी इमेजिन्ड कम्युनिटी में ये दोनों ही शामिल हैं, और हमको निरंतर ये सिखाते हैं कि हमको अपने जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों से हमको अपना परिमार्जन करना है, आगे निकलना है। कैसे निकलना है, कैसे परिमार्जन करके लोग निकलते हैं, यही भारत के निर्माण की एक मैकेनिज्म है, एक कला है, जिससे लोग अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जोड़ते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है
कि यह ऐसा नहीं है कि एक इलीट कल्चर का हिस्सा है सिर्फ भारत में, मतलब ये वेदों में आ गया, उपनिषदों में आ गया, स्मृतियों में आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारा एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। जैसे ठाकुर का कुआं सब लोग पढ़े हैं। कभी विचार करिए कि आपने किसी एक ऐसे गांव को देखा है जो विल्किंसन रूल लागू होने से पहले वहां पर एक ही कुआं था और सभी जातियां रहती थी। मैं स्वयं वैसे एक गांव का आदमी हूं। वो कैसे सरवाइव कर रहा था? सभी जातियां हैं, यहां मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं। और ऐसे आपको भारत में सैकड़ों गांव मिलेंगे। तो हमारा एक परसेप्शन वो ठाकुर के कुआं से बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसको खारिज नहीं कर रहा हूं कि उसमें जो पीड़ा दर्शाई गई है गलत है, ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि एक भारत उससे भी बनता है। और इसीलिए यह आक्षेप लगाना कि जो कुछ भी ये सब बातें की गई हैं, ऐसे बहुत सारे तत्व चिंतक ऐसे जो आक्षेप लगाते हैं, वह जन व्यवहार का हिस्सा नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। वो जन व्यवहार का भी हिस्सा रहा है। और जन व्यवहार का हिस्सा रहा है उसका भी एक एग्जाम्पल मैं भी देता हूं। जैसे स्पिरिचुअल अथॉरिटी और टेम्पोरल पावर वाली जो है ना, मैं जब उसको पढ़ना शुरू किया तो पहली ही पंक्तियों से मुझे एक और दृष्टांत याद आया। मूल नक्षत्र में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके शांति की एक प्रक्रिया चलाई जाती है। और जिसने भी उसका शास्त्रीय विधान से पालन किया होगा, यदि आप में से कोई होगा ऐसा घर में, तो याद करिए क्या क्या किए थे। घोड़े के अस्तबल की मिट्टी लाए थे। नार काटने वाली जो महिलाएं होती हैं उसके घर के चूल्हे के नीचे की मिट्टी लाए थे। और ये सिर्फ जो अपर कास्ट का है वही नहीं कर रहा है, ये भारतवर्ष में जो बिल्कुल सामान्य आदमी है वो भी उसी मैकेनिज्म को अपनाता है। ये क्या है? अस्तबल की मिट्टी ला रहे हैं मतलब राजा से भी आपका संपर्क होना चाहिए, और आपका बोध, आपका भाव ऐसा होना चाहिए जिसको महराइन कहते हैं हमारे झारखंड में। आप उसके घर की भी वो मृदा ला करके उसमें बनाएंगे, बच्चे को लगाएंगे। इसीलिए इस बात को मैं जोर दे करके कह रहा हूं कि यह भी एक भ्रांति है कि यह कह दिया जाता है कि नहीं ये तो इलीट मैकेनिज्म है। वो ऐसा नहीं है। अब ज्यादा इस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग हमें कहेंगे कि अब सुनना नहीं है तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। अब ये जो मिथक है उसको देखिए। टैगोर में वो नेचुरलिज्म के जरिए आता है और अरविंद में वो स्पिरिचुअलिज्म के जरिए आता है। और गांधी में अद्भुत है। गांधी क्यों अद्भुत है आज ये ज्यादा स्पष्ट होगा। वो पीपुल्स ओरिएंटेशन के जरिए आता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं उसके मुद्दे पे नहीं, मतलब वो पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा उसको कि कहाँ कहाँ टैगोर ने क्या क्या कहा या अरविंद ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या कहा, गांधी ने कहाँ पर क्या क्या कहा। पेपर जब आपको दूंगा उसमें 100 से अधिक रेफरेंस रहेंगे सर। पर यहां उन सबों को पढ़ के मैंने जो समझा है उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मिथक बोध जो है इन तीनों का, इन तीनों ने देखिए कहीं भी इन तीनों विचारकों ने मिथकों को परत दर परत खोलने की कोशिश नहीं की। ना अरविंद ने, ना टैगोर ने, ना गांधी ने। और इसमें भारत को बचाने का एक बहुत बड़ा सूत्र छिपा हुआ है, जिस सूत्र को सबसे पहले शंकराचार्य ने और बात की आगे चल करके तो विवेकानंद ने बहुत जोरदार तरीके से ये कहा था कि मिथकों को खोलने की कोशिश मत कीजिए। शंकराचार्य चाहते तो उनकी इमेजिन्ड कम्युनिटी हमसे पीछे तक वो देख पा रहे थे ना, 8वीं शताब्दी में ही थे।
स्मृति उनकी विराट थी। तो गीता भाष्य लिखते हुए वो कह सकते थे कि वो जो जो जाति वहां लड़ रही थी वो इस वक्त यहां भारत में रह रही है। पर क्या इससे भारत की एकता समृद्ध होती? इसको मैं और कॉन्क्रीट एग्जांपल से देता हूं। मुझे पता चले अभी तत्काल मिथकों का मतलब डिकोड करके कि ये जो प्रियंका है वो महाभारत युद्ध में इसके साथ थी जिसने मेरे इसको मार डाला था। मैं क्या करूंगा इनके साथ व्यवहार? विवेकानंद ने दो अपने निबंधों में, मैं जिस रूप में कह रहा हूं कहूंगा उस रूप में नहीं, लेकिन बिल्कुल दूसरे तरीके से उन्होंने अपने दो निबंधों में, एक तो भारत का भविष्य बोध और भारत जिस पे लिखा है वो, और एक जाति संस्कृति एवं समाजवाद, बहुत स्पष्ट कहते हैं। कहने का तरीका और तर्क अलग है सिर्फ उनका, कि भारत का पराभव वहां से आरंभ हुआ जहां से हिंदुओं ने अपने आध्यात्मिक मिथकों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया। हकीकत में ये क्या है ना, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है दरअसल। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि भारत में इधर कुछ वर्षों में एक अंधाधुंध प्रवृत्ति चली आई है, ये वाली बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, उसका भी कोई लॉजिक होगा, पर ये जो इंपिरिकल स्टडी वाला है वो आपकी एकता को तोड़ती भी है। और ये जो बात शंकराचार्य के बारे में मैं कहा कि वो चाहते तो खोल के बता सकते थे, लेकिन नहीं बता रहे हो। क्या कह रहे हैं कि तो हमारे भीतर का संघर्ष है। ऐसा ही आप दुर्गा सप्तशती में देख लीजिए। उधर जो दिल्ली में महिषासुर विमर्श चलता है, उस महिषासुर विमर्श के लिए कोई स्पेस आपका मार्कंडेय पुराण देता है क्या? नहीं देता है। क्यों? सूरत जो राज्यच्युत हो गया है, देवी की आराधना में लगता है, और पूरा महिषासुर, इन सबों को क्या बताया गया? जातियों के रूप में पहचान नहीं की गई, वहां भी वो प्रवृत्ति के रूप में ही पहचान है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भारत को बनाने में क्या किया कि यहाँ के यदि कोई भौतिक संघर्ष थे भी तो उसमें जाति कौन लड़ रही थी इसको बाहर कर दिया, उससे मूल्यबोध निकाला, और उस मूल्यबोध के जरिए भारत बनता है। ये भारत को तब बनता है। और यदि उसको हम मतलब डिलिंक कर दे इस मेन थ्योरी से, तो परिणाम होगा कि हमको भारत बहुत, इसका भारत, उसका भारत, ऐसा भारत, वैसा भारत देखने को मिलेगा। तो कम से कम ये तीनों लोग ये काम नहीं करते हैं। मतलब जो विवेकानंद का संकेत है, उस संकेत को ये तीनों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अब जब ये उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं तो इससे परिणाम ये होता है कि राष्ट्रवाद पर इनका बोध इन्हीं संदर्भों में विकसित होता है। सामान्यतया ये लोग समझ जाते हैं कि टैगोर ने राष्ट्रवाद पर नहीं, अंतरराष्ट्रवाद पर कुछ कहा है। सामान्य समझ ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जो जापान में जाकर के कम से कम 3 बड़े उन्होंने इसके व्याख्यान दिए थे, और कुछ मूल बातों को मैं उससे आपके सामने रखता हूं। वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सोसाइटी का नेशनलिज्म और मास और मैकेनाइज्ड सोसाइटी के नेशनलिज्म में वो डिफरेंस करते हैं। और ये बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जो हमारे पुराने समय का राष्ट्रवाद था वह हैंडलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म था, ये टर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हो गया है वह पावरलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म हो गया है। और इन दोनों की फिर अंतर बताते हैं कि हैंडलूम टाइप वाले में क्या है। हैंडलूम टाइप वाले में है कि उसमें, मैं बनारस वाले लैंग्वेज में बात करूं मैडम, आपको बनारस देख के याद आ गया तो, कि राज्य तुम्हारा बाप नहीं है, वो तुमसे है और तुम उससे हो। एकदम दोनों का ऐसा संबंध नहीं है कि कोई तुम्हारा एकदम बहुत, लेकिन जब वो आ जाता है मैकेनिस्टिक सोसाइटी वाली बात, पावरलूम टाइप नेशनलिज्म, तो वहां पर जो मनुष्य है, नागरिक है, वह एक बड़े मशीन के छोटे से पुर्जे की तरह हो जाते हैं। दो और बातें वो कहते हैं कि ये जो पावरलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म है, सबसे पहले वह स्त्री की स्वतंत्रता का अपहरण करता है, सबसे पहले। और दूसरी बात कहते हैं कि राष्ट्रवाद को यदि शासन का आधार बनाया जाता है
तो यह सबसे अधम प्रकार का शासन होता है। बहुत विस्तार से लिखा है इसमें कि मैंने बहुत तरह के अधम शासन हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधम शासन वह है जो किसी राष्ट्रवाद को आधार बना करके शासन संचालन करने का काम करता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात को वो पावरलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म के लिए नहीं कह रहे हैं। वो किसके लिए कह रहे हैं? सॉरी, हैंडलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म के लिए नहीं कह रहे हैं, वो पावरलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म के लिए कह रहे हैं। अरविंद पर आइए, तो अरविंद ने राष्ट्रवाद को धर्म कहा है, लेकिन यह धर्म उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में हम सनातन को धर्म कहते हैं। और इसके लिए जरूरी होता है कि उनके कम से कम 3 रचनाओं का हम एक साथ वाचन करें। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता होती है, हु इज ब्लू इन द स्काई। कई जगह उसका इस्तेमाल, कई जगह उसका उदाहरण उन्होंने लिया है। सावित्री, रेनेसा वाली जो उनकी किताब है, और वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाला। क्या बात वहां आती है? राष्ट्रवाद जो है वह निजता और सामूहिकता में समन्वय का एक मैकेनिज्म है। कैसे? वो बर्फ, पर्वत के बर्फ और नीचे पड़े हुए बर्फ, इस तरह के कई समीकरणों का जो उदाहरण देते हैं, उसको जैसे मैंने समझा है वो उसको मैं आपके सामने रखता हूं। यदि कोई बीज अपनी निजता की रक्षा करना चाहे और कहे कि मैं वायु से, जल से, मृदा से, प्रकाश से कोई संश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्या करना है, इंडिविजुअलिटी की रक्षा करनी है, वो नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा समीकरण लीजिए कि उसके ऊपर इन सबों का दबाव किसी एक चीज का या सब चीज का बहुत बढ़ जाए, तब भी वो पौधा नहीं बन पाएगा। तो राष्ट्रवाद क्या है? वो व्यक्ति की निजता और जो पूरे समाज की सामूहिकता है, वो दोनों किसी को एक दूसरे को नष्ट न करें, दोनों मिल करके साथ में विकसित हो। ये माध्यम जब बनाते हैं, इस अर्थ में कहते हैं कि ये धर्म है। मतलब उसका पालन व्यक्तिगत रूप से भी किया जाना है और सामूहिक रूप से भी किया जाना है। इस अर्थ में यदि हम वेस्ट के किसी आदमी को जो थ्योराइज किया है नेशनलिज्म को सामने देखता हूं, तो मुझे एक ही नाम छोटा सा याद आता है, रैनन का, जिसने ये बात कही थी कि नेशनलिज्म इज डेली प्लेबिसाइट ऑफ लिविंग टुगेदरनेस। ये रोज रोज साबित करना पड़ता है कि हम साथ साथ रह रहे हैं। कैसे? अपने कृत्यों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से। अब आते हैं गांधी पर। गांधी ने राष्ट्रवाद की एक अद्भुत परिभाषा दी है, अद्भुत और अनुभूत भी, जिसको उन्होंने अनुभव में किया था। क्या है वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद वह बोध है, वह भाव है जिसके होने से विदेशी लोग हमारी एकता को आकर के तोड़ नहीं पाते हैं, बल्कि हमारे साथ घुल मिल करके रहने लग जाते हैं। यह हिंद स्वराज में कहा है, हिंद स्वराज का लिखा हुआ एक पंक्ति है। और वो ऐसा भारत बने कैसे? ये तीनों का तो विथक बोध और राष्ट्रवाद भी हो गया, पर ये भारत जो है वो कैसे बने? तो भारत तो जो है विकृत हो चुका है, बड़ी लंबी परंपरा की विकार ग्रस्त हो चुका है। और यही गांधी की श्रेष्ठता है। और वह श्रेष्ठता ऐसी है जो उनको कुमार स्वामी से भी आगे ले जाती है, ए.के. शरण से भी आगे ले जाती है, अरविंद से भी आगे ले जाती है, टैगोर से भी आगे ले जाती है, जहां उनके पैरेलल कोई नहीं है। अब शुरू में जो मैं बात कहा था वहां आइए। आइडिया, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, रिजल्ट, और वो सस्टेनेबल कैसा होगा। अरविंद और टैगोर जो मेरे यहां इस पेपर में वेरिएबल है, वो क्या कर रहे हैं? ज्यादातर वो आइडिया से डील कर रहे हैं। मतलब आइडिया में क्या है, यहां तक कि जो रेनेसा पे उनकी किताब है, उनका अंतिम चैप्टर पॉलिटिकल साइंस पर है सर। थ्योरी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो चाहते तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते थे, एक भी नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, एक भी एग्जाम्पल नहीं है।
पर गांधी में देखिए, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, उनके लेखन में देखिए तो क्या करते हैं, आइडिया, उसके साथ इंस्टीट्यूशन, उसका एक प्रोसेस, और यदि कोई गलती हो गई रिजल्ट के बाद तो फिर उसका परिमार्जन। मुझे लगता है कि जो मेरे लिए समय दिया गया था, मैं उससे अधिक बोल चुका हूं और बोलने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इस हाउस का मैं बहुत आभारी हूं कि ज्यादा समय बोलने पर भी आप लोगों ने मुझे बीच में टोका नहीं, और आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कुछ प्रश्न करो। हाँ बेटा, अब यदि हाउस के पास कुछ प्रश्न हो स्वयं मुझसे या हमारे पैनल में जो दो वक्ता थे तो आमंत्रित हैं। आप लोग कह रहे थे शंकराचार्य वाली बात, उसी में ब्रह्मसूत्र का में अब शुद्राधिकरण है, उसको कई बात और इस पे मैं थोड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस दौर में शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया जाए, एक सवाल था और एक बड़ा सवाल, और उस सवाल को एड्रेस करने के लिए इतनी मोटी किताब लिखी गई, बड़ी चाहे भोजपत्र पर लिखी गई हो जाता लेकिन ये तो बड़ी करीब वो हम तक आई, और उसके बावजूद अंत में ये कहना पड़ा कि भाई उनको शिक्षा का अधिकार नहीं। इसको नहीं लगवा दीजिए। तो अब मामला ये है, अच्छा, हम आज अगर इस बात को गलत मानते हैं, इस बात को अगर आज हम गलत मानते हैं, तो हम अतीत में अपनी जो वर्तमान की राजनीतिक दुरुस्तगी उसको थोड़ा अतीत को उस तरीके से देखने का थोड़ा लोग कुछ होना चाहिए। बस मेरा एक गुजारिश है कि अतीत को वर्तमान की राजनीतिक दुरुस्तगी से भी करना पड़ेगा। देखने का जो लोग जी तो रमा भाई बहुत बहुत मैं धन्यवाद आभार देता हूँ इस सवाल के लिए। आप जो एक ये घटना बता रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं स्वयं बहुत सारी उदाहरण दे सकता हूँ कि हमारी परंपरा में ऐसा भी हुआ। पर एक बहुत छोटे सा, आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम सभ्य हो तो इसका क्या मतलब होता है कि उसने कभी भी कोई असभ्य आचरण नहीं किया था क्या? होता यह है कि जब भी हम कोई भी सभ्यता बोध की बात करते हैं तो ज्यादातर जो उसमें नेगेटिव चीजें होती हैं उसको निकाल देते हैं, वही होना तो सभ्य है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस ओर से यदि हम आंख बंद कर लेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। पर मैं एक आपको दूसरा एग्जाम्पल अपने शास्त्रों से ही देता हूं। इसी अर्थ में मनुस्मृति की भी बहुत आलोचना की जाती है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो लोग मनुस्मृति की आलोचना करते हैं उन्होंने मनुस्मृति के एक श्लोक की ओर ध्यान नहीं दिया होता है। मैं उसी श्लोक को भी बोलूंगा। देश धर्मान जाति धर्मान कुल धर्मान च शाश्वतान पाखंड गण धर्मान च शास्त्रेस्मिन उक्तवान मनु। इतनी बड़ी एकेडमिक ऑनेस्टी, मतलब कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में क्या है, लोक धर्म, जाति धर्म, देश धर्म, शाश्वत धर्म, और यहां तक कि पाखंडियों के धर्म की भी चर्चा हुई है। अब चूंकि ग्रंथ का चैप्टराइजेशन प्लान इस तरीके से नहीं है जिसमें लिखा गया हो शाश्वत धर्म, पाखंडियों का धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, हुआ क्या है कि वो पैरेलल डिस्कशन में सब जगह चली है। तो कम से कम मनु क्या कर रहे हैं, वो किस ओर खड़े हैं? वो शाश्वत धर्म के पक्ष में खड़े दिखते हैं, दिखेंगे, देखा जाना चाहिए, या उनको पाखंडियों के पक्ष में खड़ा हुआ देखा जाना चाहिए? तो मेरा एक बड़ा विनम्र सुझाव है कि उनको तो हम, वो तो सब क्या भारत में चल रहा है वो बता रहे हैं। वो खुद ये नहीं कह रहे हैं कि भाई
हम जो है वो पाखंडियों के धर्म के समर्थक हैं और तुम भी पाखंडियों के धर्म के मार्ग पर चलो। तो इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारी कथाएं। और रमा भाई, ये वही भारतवर्ष है ना जिसमें भरी सभा में भारत के महानतम साम्राज्य और महानतम राजघराने के भीतर एक स्त्री को, रजस्वला स्त्री है, वस्त्रहीन करने की कोशिश की गई। लेकिन वो हमारी सभ्यता बोध नहीं है। उस सभ्यता बोध में हमारा क्या है कि उसके बाद उसके खानदान में एक भी नहीं। तो सभ्यता बोध तो वो है। प्रोसेस पकड़ लेंगे तो काम नहीं चलेगा। रिजल्ट क्या आया, मैं शुरू में ही कह चुका हूं। ये यदि हम इसी जगह पर रुक जाएं कि महाभारत में तो ये भी हुआ, ये भी भारत बोध है, तो उसको क्या कहेंगे हम? वो आपने प्रोसेस तक अपने आप को आकर के रोक लिया। आपने रिजल्ट और प्यूरिफिकेशन का जो आगे मैकेनिज्म है, जिसको मैंने सस्टेनेबिलिटी कहा, वहां तक अब नहीं है। फिर भी इस तरह के सवाल रमा उठाते रहने चाहिए। और मैं आपसे इस मामले में बहुत प्रसन्न रहता हूं कि आप देश भर में इस तरह के सवाल उठाते हैं। धन्यवाद। और कोई उत्तर नहीं है इसका। रमाशंकर जी ने जो प्रश्न उठाया, वो अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है, उठाया जाता है, लेकिन प्रश्न उठाते समय एक सतर्कता का ध्यान ओजस्वी जरूर रखना है। वो सतर्कता ये है कि वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर जब भगवत्पाद आचार्य शंकर भाष्य लिखते हैं, भाई कौन तो कोई मौलिक रचना नहीं, और भाष्यकार की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, क्योंकि उसके पास कोई प्रदत्त ग्रंथ है और उस पर उसको कमेंट्री लिखना है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कमेंट्री लिखते उसके विरोध में क्यों नहीं गए, उसका समर्थन क्यों किया? भाष्यकार नहीं बनता। लेकिन वही भगवत्पाद आचार्य शंकर जब मनीषा पंचक लिखते हैं, तो वो मनीषा पंचक में वो ब्रह्मसूत्र के अपशुद्राधिकरण का एक तरह से पूरे तरह से निराकरण करते थे। ये दोनों को ध्यान में रखें। सवाल तो सर्वनिज़म होना चाहिए, इसको सर ये शंकराचार्य जी के शंकराचार्य को आगे बढ़ाते हुए एक ऐड करना चाहता हूँ। प्राइमरी फिलॉसफी, पैरासिम्पिक फिलॉसफी में ये कहा जाता है कि स्कीज़म मतलब एक अंतर को उठाने का प्रयास है। वो ये है कि बुद्धिज्म और वेदांत में आज की भाषा में बोले सोशलिज्म वैरत हो निवासित, वो एक्चुअली नहीं। जो आपने ब्रह्मसूत्र कहा उसी में भी, और अन्य शंकराचार्य जी के जो प्रस्थांतरी ग्रंथ है उसमें जो ज्ञानवान लोग हैं उसको एक दृष्टांत देते हुए वो डेफिनेटली बुद्धिज्म का जो भी भिन्न भिन्न अंग है उसको खंडन करते हैं, जैसे शून्यवाद है ये। पर जब वो परमात्म सत्य का जो अवधूत स्थिति आता है, वो अवधूत स्थिति को रेखांकित करने की संदर्भ में वो बुद्ध का ही नाम लेते हैं, आदि शंकराचार्य। उनका ग्रंथ नहीं है। हरि जी, इसका कहने का मतलब ये था कि आप सूत्राधिकरण में वर्णाश्रम धर्म की सूत्रों की जो बात की गई है वो तो बहुत अच्छा भारत बोध है, लेकिन उसका समाहार ये है कि वही भगवत्पाद आचार्य शंकर राजा डोम के पास जब साक्षात दंडवत कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो, तो वहां तो उस वर्णाश्रम व्यवस्था की सारी सीमाओं को तोड़ के अपने अद्वैत का प्रतिपादन करेंगे। तो अब कोई दूसरे सवाल को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सवाल रहने दीजिए, आप समापन करोगे। अच्छा, एक बिंदु पर क्षमा प्रार्थी लेकिन एक बिंदु पर मेरा प्रतिवेदन होगा कि आप क्लैरिफिकेशन दें। ये कहना कि शासन जो राष्ट्रवाद से पर आधारित है, ये मैं नहीं कह रहा, नहीं ये उन्होंने कहा है। नहीं कह रहे कि आप कह रहे हैं, आपको थोड़ा इस पर क्लैरिफिकेशन देना हो। क्योंकि आपने प्रस्तुत किया है कि अगर कोई शासन राष्ट्रवाद पर आधारित हो तो वो अधम होगा, ये इसने भी कहा हो, लेकिन ये आपके मुखारबिन से यहाँ प्रस्तुत हुआ। बिल्कुल, मैं बस सिर्फ इस पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। तो मैं
आरसी सिन्हा सर का, ये हमसे उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में, सब में हमसे बड़े हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि सर आपका प्रश्न मेरे लिए आशीर्वाद है, लेकिन मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इनकी वैचारिक यात्रा से भी थोड़ा बहुत परिचित हूं, इनके लेखन से भी परिचित हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे क्या बोलने से सर संतुष्ट हो जाएंगे। खैर, सबसे पहले तो देखिए, भारत के संदर्भ में, अपने सनातन परंपरा के संदर्भ में, जब हम लोग राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो नेशन नहीं है। तो कई बार हम ये कंफ्यूजन हम लोगों को हुआ करती है कि भाई जो हमारा वाला बोध था एकत्व का, एकता का, कहीं उसकी आलोचना तो नहीं हो रही है। नहीं सर, उसकी आलोचना नहीं हो रही है। स्टेट सेंट्रिक नेशनलिज्म, जो वेस्ट का नेशनलिज्म होता है ना, वो होता है स्टेट सेंट्रिक नेशनलिज्म। और जो स्टेट सेंट्रिक नेशनलिज्म होता है, उसमें कई कमियां होती हैं। क्या क्या होती हैं? कि वो राज्य और सरकार में अंतर नहीं करता है। तो कई बार यह होता है कि संप्रभुता जो वास्तव में दी तो गई है राज्य को, लेकिन उन सब चीजों का सरकार उपयोग कर रही होती है और वो जनता का दमन भी कर रही होती है। और चाहती क्या है? चाहती है कि ये जनता हम जैसा चाह रहे हैं उसको वैधता प्रदान करते रहे। इस तरह का इतिहास में प्रयोग जर्मनी में हुआ, इस तरह का इतिहास में प्रयोग मुसोलिनी ने करने की कोशिश किया, और ऐसे इतिहास में बहुत है, पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो टैगोर इसके विरुद्ध हमको चेतावनी देते हैं। यदि थोड़ा सा एक और स्पष्ट कर दें, क्योंकि यहाँ इतिहास के भी कई विद्यार्थी हैं, जब हम हॉब्सबॉम के नजरिए से नेशनलिज्म को पढ़ते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहली बार नेशनलिज्म इवॉल्व होकर के आया है। कैसे? एक इलीट आइडियोलॉजी के रूप में। वहां दो इलीट हो गए, एक राजतंत्र के समर्थन वाले और एक उसके विरोध में। तो नेशनलिज्म किसके पास है? जो राज सत्ता के विरोध में है, नेशनलिज्म उनके पास है। मतलब यदि वेस्ट का जो एंगल है उसको भी लेते हैं तो वहां क्या दिखाई पड़ता है कि राष्ट्रवाद सबसे पहले एक ऐसा हथियार बना जिस हथियार से स्थापित राज्य सत्ता को नष्ट कर दिया गया। और उसके बीच फिर 150-200 साल के भीतर ऐसा मैकेनिज्म बना कि राष्ट्रवाद को धीरे धीरे शासन को वैधता प्राप्त कराने वाला एक हथियार बना लिया। और जिस वक्त टैगोर लिख रहे हैं उस वक्त दुनिया में यही हालात है, वो उसके विरुद्ध लिख रहे हैं। इसलिए हमको इसमें कुछ विक्षुब्ध होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बहुत महान विचार दिया है कि कम से कम जो राष्ट्रवाद है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जो हैंडलूम टाइप वाला नेशनलिज्म वो छोड़ दिए, उसके बारे में नहीं कहे। जो मैकेनिस्टिक सोसाइटी है, बड़ा दूषित शब्द है भारत के संदर्भ में। इवन मास सोसाइटी का जो गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको देख लीजिए तो वो भी भारत के संदर्भ में बहुत कोई वरेण्य चीज नहीं है, त्याज्य है। और ये सब जो राष्ट्रवाद है ना, वो उसी के समीकरण से उत्पन्न हुए चीज है, वो इस संदर्भ में कह रहे हैं। और बाकी बातें सर आप हम लोग कभी खाते पीते कर लें।